देखो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की स्टडी करते हैं तो इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है। छोटी क्लास में भी पढ़ी होगी या पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, जो भी है हम इसको एक बार बता देते हैं। गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो करंट और वोल्टेज नापने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो सबसे पहला तो बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। डिफ्लेक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि कुछ हिलेगा तभी पता लगेगा। हिलेगा क्या? सुई हिलेगी, समझ लो बात को। सुई हिलेगी तो वो बताएगी कि यहाँ पे इतना है। जैसे हम अपना वेट नापते हैं, वेट में भी क्या होता है, निडल हिलती है, नंबर्स होते हैं, उसके नीचे नंबर्स घूमते हैं इधर से उधर, तो कुछ हलचल होगी जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा और उसके बेस पे ये बताएगा, ठीक है ना। अब डिफ्लेक्शन कौन कराएगा? तो जाहिर सी बात है हमारा वेट ही तो करा रहा है। जिस चीज़ की वजह से होना है उसी में से कुछ हिस्सा लिया जाएगा और उससे वो डिफ्लेक्शन करा दिया जाएगा उसमें, ठीक है। जैसे अंदर कोई स्प्रिंग होगी, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता होगा तो वो नंबर्स घूमते होंगे। अब वो स्प्रिंग ऐसी टाइट होगी कि 50 किलो वेट बढ़ने पे जितना घूमेगी तो वहीं पर 50 लिख रखा होगा, तो 50 किलो रखा तुमने तो 50 पे घूम के चला जाता होगा, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर का जो काम होता है वो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ करंट, करंट है कि नहीं सर्किट में इसका पता लगाता है। दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट, किस दिशा में बह रही है उसका पता लगाता है। और तीसरा मेजरमेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ आई, मतलब अगर थोड़ी बहुत करंट है तो उसे ये नाप भी सकता है। मतलब समझो, मैंने एक वायर दिया तुम्हें और बाकी हिस्सा इसका छुपा हुआ है, इसका ये सिरा भी नहीं दिख रहा, ये सिरा भी नहीं दिख रहा, बस बीच का हिस्सा दिख रहा है। तो अब तुम ये तो नहीं पता कर सकते कि ये कहीं सेल से ना जुड़ा हो या कहीं कहीं करंट ना दिया जाना हो इसे। तो अभी इसमें देखने में तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है इसमें करंट बह रही हो। अब करंट बह रही हो तो सेल हमने अगर इधर प्लस इधर माइनस दिया होगा तो ऐसे में बह रही होगी, और अगर उधर प्लस इधर माइनस तो करंट ऐसे में बह रही होगी। तो मुझे ये भी नहीं पता कि इसके अंदर करंट बह रही है कि नहीं, और बह रही है तो किस दिशा में बह रही है, कुछ नहीं पता मुझे। तो हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाएंगे जिसके अंदर जो निडल है वो एक किनारे पे ना हो, क्योंकि किनारे पे अगर हुई तो उसके घूमने के लिए तो एक ही रास्ता है ना यहाँ पे। हम क्या करेंगे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जिसमें सुई जो है वो ठीक बीच में रहती हो, जीरो उसका बीच में हो, ताकि जब हम इसको इस सर्किट में लगाएं तो अगर इधर से इधर करंट बह रही हो तो ये निडल इधर से इधर चली जाए, और अगर उधर से उधर बह रही है तो फिर इस तरफ चली जाए। तो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लिया सपोज करो कोई पुल है और पुल पे लकड़ी लगी है और तुम्हें नहीं मालूम कि ये कमजोर सा दिख रहा है, मेरे पैर रखने पे कहीं ये लकड़ी टूट ना जाए, तो फिर तुम कैसे उस पर पैर रखोगे? चलने की कोशिश अगर करने को कहा जाए तो कैसे चलोगे? तो तुम इतना वेट डालोगे धीरे धीरे कि जैसे ही अगर ये टूट भी जाए तो मैं पीछे हट जाऊँ। समझ रहे हो बात को? अगर उसमें कुछ भी चढ़ वगैरह की आवाज़ आई तो हम पीछे हट लें, ऐसे नहीं कि एकदम से चलते चले जाएंगे उसके ऊपर। तो वैसे यहाँ पे ये है कि अगर करंट इधर से बहे तो इधर चली जाए सुई, और अगर उल्टे में करंट बहे तो फिर वो उल्टी दिशा में आ जाए। दोनों तरफ का प्रोविजन लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए सुई बीच में रहती है, इधर भी मार्किंग्स होती है, इधर भी मार्किंग्स होती है। तो जब हम इसे सर्किट में जोड़ते हैं, अगर करंट है तो सुई चलेगी, और किधर चलेगी तो उससे क्या पता लग जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट पता लग जाएगा, ठीक। अब तीसरा है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ आई। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ आई मतलब अगर किस रेंज की करंट है, जैसे यहाँ तक आते आते 2 एम्पियर हुआ, यहाँ से आते आते 2 एम्पियर हुआ, तो ये 2 एम्पियर की रेंज की करंट है, तो हम उसे इन स्केलिंग के माध्यम से नाप भी सकते हैं। ज़्यादा नहीं नाप सकते, ज़्यादा इसलिए नहीं नाप सकते क्योंकि हमने स्केल आधा ही तो यूज़ किया है, आधा हमने उस दिशा के लिए छोड़ दिया, आधा इधर। अगर ये सुई किनारे होती तो ज़्यादा नाप देती, 4 एम्पियर नाप देती। समझ रहे हो बात को? ये गैल्वेनोमीटर होता है। अब इसी के अंदर एक कंसेप्ट आता है शंट, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर के अंदर कंसेप्ट आता है शंट। प्रॉब्लम क्या हुई, एक प्रॉब्लम अभी भी रह गई। ऐसा तो नहीं यहाँ पर पता लगा 100 एम्पियर की करंट बह रही हो और हम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा दें केवल 2 एम्पियर नापने वाला, तो वो निडल क्या है 100 एम्पियर के ताकत से लेके जब चलेगी इधर, तो हो सकता है यहाँ पर आकर के वो जो स्टॉपिंग पिन लगी रहती है उनको तोड़ दे। समझ रहे हो बात को? जैसे सुई इधर जा रही है तो एक छोटी सी पिन लगी रहती है कि बस इससे आगे ना जाए, और ऐसे इधर भी स्टॉपिंग पिन लगी रहती है कि इससे आगे इधर ना जाए। पता लगा वो इतनी तेज आई कि उसने पिन तोड़ दी और सुई में ब्लड गिर गई। समझ रहे हो बात को? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेकार हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में करने के लिए क्या करते हैं, जब कुछ पता नहीं है कितनी करंट है, तो फिर वहां पर हम शंट का प्रयोग करते हैं। शंट का प्रयोग कैसे करा जाता है? देखो मान लिया 100 एम्पीयर की करंट आ रही है,
तुम क्या करो, सीधे गैल्वेनोमीटर मत जोड़ो। गैल्वेनोमीटर या एमीटर ये सब सीधे सीरीज में जोड़े जाते हैं, ये सब परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, क्योंकि करंट पूरी बहानी पड़ेगी तभी वो नापेगा कि करंट कितनी आ रही है। तो 10 एम्पियर मान लेकर 100 एम्पियर करंट आ रही है और हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, पता लगा और गड़बड़ हो गया, ये स्टॉपिंग पिन टूट गई, तो इसके पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सॉरी हाई रेजिस्टेंस नहीं, लो रेजिस्टेंस, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस एक लगा देते हैं, बल्कि यहाँ पे तांबे की पत्ती लगा देते हैं, तांबे की पत्ती। पत्ती का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने से प्रतिरोध कम हो जाएगा। बहुत कम प्रतिरोध है यहाँ पे लगा देते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, एस से शो करते हैं, शंट से शो करते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा 100 एम्पियर जब इधर आएगी तो 100 एम्पियर में से ज्यादातर करंट 95 एम्पियर इधर से निकल जाएगी और 5 एम्पियर उधर से निकलेगी, 5 या 2 एम्पियर जो भी है वो उधर से निकलेगी और हमारा गैल्वेनोमीटर टूटने से बच जाएगा। हमें यही तो पता करना था कि करंट बह रही है कि नहीं, वो बह ही नहीं रही तो वो पता लग गया। समझ रहे हो बात को, तुम्हें तो सुई हिलने से पता लगना था, तो जरूरी नहीं कि वो उतने तेज से हिले, वो धीमे से हिलेगी, तुम्हें पता लग जाएगा। और फिर जब तुम्हारे सामने वो सुई शंट लगाने पर इतना धीमे चल रही है तो तुम्हें एक आइडिया भी हो जाएगा कि भाई ओरिजिनल करंट हमारी 90, 100, 110 एम्पियर की रेंज में है, तो अंदाजा भी हो जाएगा, तुम्हें करंट का पता भी लग जाएगा और डायरेक्शन का भी पता लग जाएगा। तो ये जो पैरेलल में लो रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं इसी को हम कहते हैं शंट। तो ये गैल्वेनोमीटर हुआ, हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, रिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, ये 3 काम करता है और शंट इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है जो कि इसको प्रोटेक्शन देता है कि अननोन करंट में कि वो ज़्यादा है तो उस केस में हैवी पार्ट उसका अपने अंदर से ले लेगा, कम करंट उसके थ्रू निकालेगा, जिससे हमारा इंस्ट्रूमेंट सेफ रहता है। ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट है, ठीक है। ये दूसरा आता है हमारे पास एमीटर। एमीटर जो है वो शॉर्ट फॉर्म है एम्पियर मीटर, ठीक है ना। एम्पियर का एम ले लो, मीटर ले लो, तो एमीटर बनता है AMMETER, एम का एम्पियर और मीटर आगे लगा हुआ है, ठीक है। इसका काम क्या है, धारा का मान पता करता है, डायरेक्शन नहीं पता करता, क्योंकि डायरेक्शन में क्या उल्टी बहेगी तो ये सुई इसकी टूटने के चांस रहेंगे। अगर मान लिया सपोज करो जैसे दरवाजा रोक के खड़ा हूँ मैं, कोई आ ना पाए और पता लगा 5 लोग एकदम से धक्का मारते बाहर से, तो वो मेरे सहित दरवाजे सहित सब गिर जाएंगे इधर की तरफ। तो वही चीज़ है, एक लिमिट होती है, अगर मान लिया उल्टे में ज़्यादा करंट आ गई तो ये पिन टूट जाएगी। कभी कभी देखा होगा स्टेबलाइजर वगैरह घरों में होते हैं, सुई एक तरफ गिरी रहती है, तब यहाँ क्या होगा, हाई वोल्टेज इस तरह इतने जोर से झटका मारा कि वो फिर हमेशा के लिए वो टूट ही जाती, गिरी रहती है। काम करता रहता है इंस्ट्रूमेंट लेकिन सुई गिरी रहती है, तो इसीलिए है कि स्टॉपिंग पिन टूट गई है। तो धारा का मान पता करता है, यानी कि उसे नापता है। डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, विक्षेपण विधि पे बेस्ड है, मतलब सुई हिलेगी तभी बताएगी कि हाँ भाई कितने एम्पियर आ रहे हैं इसमें। श्रेणी क्रम में ये भी जोड़ा जाता है, धारा नापने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। मतलब सेल से धारा अगर चल रही है ये इस तरफ, तो यहाँ पे सुई से जोड़ोगे और ये सारी की सारी इसमें जाएगी, तभी जाकर के बताएगा कि हमें कितनी बह रही है। अगर दूसरे रास्ते से चली जाएगी, जैसे ये वाला कंसेप्ट नहीं था पहले भी, दूसरे रास्ते से चलेगी तो उसको थोड़ा ना नापेगा वो। अब एमीटर में भी ये है कि मान लिया सपोज तुम्हें अंदाजा है 5 एम्पियर तक करंट है, तो तुमने 5 एम्पियर की रेंज का एमीटर ले लिया। लेकिन अगर डर है कि कहीं ज़्यादा करंट ना हो, तो एमीटर के साथ भी कभी कभी शंट लगा करके प्रैक्टिकल कर लिया जाता है। शंट हर उस जगह पे लगेगा जहाँ पे सावधानी की ज़रूरत है, तुम्हें नहीं पता है कि सोर्स कितना बड़ा है, ठीक है ना। पता लगा हैवी सोर्स है, उसने ज़्यादा करंट दे दी और तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट बेकार हो गया। तो इसलिए शंट अगर जोड़ना है तुम्हें, तो इसकी सेफ्टी के लिए भी शंट हम जोड़ सकते हैं। तो ये तुम्हारा जो है वो एमीटर हो गया। जब दिशा भी पता करनी हो, पता करना है कि करंट है भी कि नहीं, तो गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और अगर करंट पता है कि बह रही है, बस हमें डायरेक्शन भी पता है, बस हमें नापना है कितने एम्पियर, तो उस केस में एमीटर का यूज होता है। अब देखो एक चीज़ आती है इसमें एमीटर में ही, कि अगर मान लिया सपोज करो हमारे पास एमीटर जुड़ा हुआ है सर्किट में, तो उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। एमीटर भी कॉइल से बना होगा ना, उसके अंदर कोई कॉइल होगी, वो फिर सुई चलेगी, तो वो भी कुछ इफेक्ट करेगा। तो प्रतिरोध कितना होना चाहिए। मान लिया सपोज मेरे पास सेल है 12 वोल्ट का और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का, और ये सर्किट इस तरह से जुड़ा हुआ है, धारा बह रही है। जब तुम इसमें एमीटर जोड़ोगे, तो एमीटर मान लिया सीरीज में हम नहीं जोड़ा, तो एमीटर के अंदर एक कॉइल होगी, वो कॉइल जो है करंट बहने पे फिर उसकी सुई चलती होगी इधर उधर, तब बनाती होगी।
तो इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। अब इसका भी मान लिया सपोज करो 2 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया, तो एमीटर जोड़ने से पहले अगर हम देखें y E/R + R, तो वोल्टेज 12 था, करंट की प्रतिरोध 10 का था, 1.2 एम्पीयर करंट बहती थी। लेकिन जब हमने एमीटर जोड़ दिया, तो एमीटर जोड़ने के बाद अब क्या हुआ, 10 और 2 इसके 12 ओम हो गए। y E/R + R, तो 12/10 + 2 यानी कि 12/12 यानी कि 1 एम्पीयर। कहने का मतलब है एमीटर जुड़ना मतलब कुछ कमी कर देना, ठीक है। मतलब सिंपली 1.2 एम्पीयर करंट बह रही थी, जैसे ही तुमने जोड़ने के लिए नापने के लिए कुछ लगाया उसके अंदर, तो वैसे ही उसने करंट को डाउन करके 1 एम्पीयर कर दिया। समझ रहे हो? लेकिन बिना इसके नाप भी नहीं पाओगे, क्योंकि विक्षेपण विधि पे है, सुई हिलेगी तभी बताएगा, और सुई हिलेगी कहाँ से? जैसे वही हो गया, बुखार अगर नापना है तो थर्मोमीटर तुम्हारी बॉडी से ही टेम्परेचर लेगा, इसीलिए उसका सिरा बिल्कुल पतला सा बनाया जाता है ताकि हीट लेने पर भी तुम्हारी बॉडी की हीट में ज़्यादा कमी ना आए, और जितना एक्चुअल टेम्परेचर है वही नाप के बताए। नहीं तो पता लगा नापने के लिए ही तुम्हारी बॉडी से इतना हीट ले ले, तो पता लगा बुखार था भी 98.9 था, तो वो 98.7 ही नाप रहा है, तो सही पता ही नहीं लग पाएगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि अगर एमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, एमीटर का प्रतिरोध जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो कम से कम हो, ताकि ये सर्किट के रेजिस्टेंस को न बढ़ाए और करंट कम न होने पाए। कम होगी तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। और अगर हम कहें एक आदर्श एमीटर, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि तब वो 0 जुड़ेगा तो यानी कि कोई फर्क ही नहीं करेगा, सबसे सही तभी नपेगा। लेकिन 0 ओम का रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, केवल सुपर कंडक्टिंग केस में पॉसिबल है। तो और सुपर कंडक्टर जो है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं है, मैंने बताया, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे ऐसा रेजिस्टेंस केवल कल्पना की जा सकती है, हो नहीं सकता, होगा तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आदर्श एमीटर का कंसेप्ट।